Hello viewers, welcome back to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar giving you information today about chapter 12 that is respiration in plants. तो आज हम आपको respiration in plants जो chapter 12 है उसकी जानकारी डिटेल से देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी वीडियोस की लिंक डली हुई है, वहां जाकर के आप पूरे सारे पॉइंट्स की डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब। तो आइए अब हम चैप्टर 12 दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जानते हैं। तो ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लीव, हम लोग जीने के लिए सांस लेते हैं। बट व्हाई इज ब्रीदिंग सो एसेंशियल टू लाइफ, लेकिन ब्रीदिंग क्यों आवश्यक है लाइफ के लिए। व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रीथ, क्या होता है जब हम सांस लेते हैं। ऑल्सो डू ऑल ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब्स ब्रीथ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे ब्रीथ करते हैं। इफ सो हाउ, अगर ऐसा करते हैं तो कैसे करते हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज को करने के लिए। बी इट एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड इवन ब्रीदिंग, यहाँ तक कि एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, मूविंग एंड रिप्रोडक्शन और सांस लेना भी। तो वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम, ये सारी एनर्जी कहाँ से आती है। वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी, बट हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड। अब देखिए, हम लोग भोजन तो प्राप्त करते हैं, लेकिन ये भोजन से कैसे एनर्जी हमें प्राप्त होती है। हाउ इज द एनर्जी यूटिलाइज्ड, कैसे इसकी यूटिलाइज होती है। अब डू ऑल फूड्स गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या सारे फूड्स हमें सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। डू प्लांट ईट्स, क्या प्लांट भी भोजन करते हैं। वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, कहाँ से ये एनर्जी प्राप्त करते हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट एनर्जी की कहाँ से होती है। डू दे ईट फूड, क्या वे भोजन ग्रहण करते हैं। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन हम इस चैप्टर के अंतर्गत लेंगे। तो देखिए, यू विल वंडर एट द सेवरल क्वेश्चंस रेज्ड अबव, दे may seem to be very disconnected, but in reality the process of breathing is very much connected to the process of release of energy from food. Let us try to and understand how this happens. अब हम इसमें जानेंगे कि ये जो एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट है, कैसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। अब दिए हुए सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इसमें मिल जाएगी। तो देखिए, all the energy requirement for life process is obtained from oxidation of some macromolecules that we call food. ये सारी एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है हमारी लाइफ प्रोसेस में ऑब्टेन करते हैं, ये ऑक्सीडेशन से होती है माइक्रोमोलिक्यूल्स की, जो हमें फूड से प्राप्त होती है। ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया आर प्रिपेयर देयर ओन फूड, केवल ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया ही अपनी भोजन को खुद से तैयार करते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से होती है। दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। ये जो है लाइट एनर्जी को अडॉप्ट करके केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, जो कि और ये एनर्जी स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जो कि ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च के रूप में होती है। वी मस्ट रिमेम्बर दैट द ग्रीन प्लांट्स टू, ये भी हमें ध्यान रखनी होगी कि ग्रीन प्लांट्स भी, नॉट ऑल सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फोटोसिंथेसिस ओनली सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिस सेल में क्लोरोप्लास्ट होती है उसी के अंतर्गत होती है। that are most often located in superficial layers, जो कि सुपरफिशियल लेयर में
लोकेटेड होती है, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, यही फोटोसिंथेसिस करते हैं। Hence, even in green plants, all other organs, tissues and cells that are non-green need for the oxidation. ये जो नॉन ग्रीन टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, सेल्स होते हैं, इसको भी फूड की आवश्यकता होती है फॉर ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन के लिए। Hence food has to be translocated to all non-green plants, यानी कि फूड जो है ये भी ट्रांसलोकेटेड होती है नॉन ग्रीन पार्ट्स को भी। एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक, जैसा कि हम जानते हैं एनिमल्स हेट्रोट्रॉपिक होती है। अब दैट इज दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट डायरेक्टली, जो प्लांट से डायरेक्टली फूड प्राप्त करते हैं वो हार्बीवोर्स कहलाते हैं, और इनडायरेक्टली जो प्राप्त करते हैं वो कार्निवोर्स कहलाते हैं। अब सैप्रोफाइट्स लाइक फंजाई आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। सैप्रोफाइट्स वो कहलाते हैं जो अपने फूड को डेड एंड डिकेइंग मैटर से प्राप्त करते हैं। विच इज इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इन is that utilize ultimately all the food that is required for life process comes from photosynthesis, यानी कि हम जानते हैं कि ये हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो एनर्जी स्टोर होती है ये हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए यूटिलाइज होती है। तो दिस चैप्टर डील्स द सेलुलर रेस्पिरेशन, इस चैप्टर के अंतर्गत हम सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे, और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल्स विद इन द सेल, और जो मैकेनिज्म को ब्रेक डाउन फूड मटेरियल्स की सेल के अंतर्गत टू रिलीज एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज करती है, एंड ट्रैपिंग ऑफ द एनर्जी, और एनर्जी को ट्रैप करती है फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी के सिंथेसिस के लिए ये पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब देखिए, photosynthesis of course takes place within the chloroplast in the eukaryotes. photosynthesis हमारी होती है क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत, यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत, where the breakdown of complex molecule to yield energy takes place in the cytoplasm, जहाँ की कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है साइटोप्लाज्म में, इन द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में, also only in eukaryotes, जो यूकैरियोट्स में होती है, the breaking of cell CC bonds of complex compounds through oxidation within the cell, जहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को का ब्रेकडाउन होती है थ्रू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के थ्रू विद इन द सेल, सेल के अंतर्गत, लीडिंग टू रिलीज द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो यही जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, और जो कंपाउंड इसमें ऑक्सीडाइज करने के लिए इस प्रोसेस के अंतर्गत यूज होती है उसे हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, जनरली जो है कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऑक्सीडाइज होती है एनर्जी रिलीज करने के लिए, बट प्रोटीन, फैट्स एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड्स कैन बी used as respiratory substance in some plants, जबकि अदर प्लांट्स में प्रोटीन और फैट्स भी और ऑर्गेनिक एसिड भी यूज करी जाती है रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस के रूप में। अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन में, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन द सेल all the energy content in respiratory substrate is not released free into the cell or the single step. It is released in a series of slow stepwise reactions controlled by enzymes and is trapped as a chemical energy in the form of ATP. देखिए, ऑक्सीडेशन के दरमियान सारे जितने भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं वो रिलीज फ्रीली नहीं होते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप रिलीज होते हैं और ये कंट्रोल्ड होते हैं एंजाइम के द्वारा। ये केमिकल एनर्जी को ट्रैप करते हैं और एटीपी फॉर्म करते हैं। तो hence it is important to understand that the energy released by oxidation in respiration is not, rather cannot be used directly. यहाँ देखिए, जब
ऑक्सीडेशन एनर्जी रिलीज होती है ऑक्सीडेशन के द्वारा। ये डायरेक्टली यूज नहीं होती है बट इज यूज टू सिंथेसाइज एटीपी। ये एटीपी के सिंथेसाइज के लिए यूज होती है। विच इज ब्रोकन डाउन व्हेन एवर एनर्जी नीड्स टू बी यूटिलाइज। ये ब्रोकन डाउन होती है जब एनर्जी की यूटिलाइज होती है। तो हेंस एटीपी एक्ट्स एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसीलिए एटीपी जो है एनर्जी करेंसी के रूप में सेल के अंतर्गत यूज होती है, एक्ट करती है। तो दिस एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी, ये एनर्जी एटीपी के रूप में ट्रैप्ड होती है, इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि यूज होती है वेरियस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म का। एंड द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड precursors of biosynthetic of other molecules in the cell। और ये कार्बन स्केलेटल जो है ये प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के दरमियान, जो प्रोकर्सर का काम करती है, बायोसिंथेसिस मॉलिक्यूल्स की करता है इन द सेल, कोशिका के अंतर्गत। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन थी रेस्पिरेशन में कि रेस्पिरेशन के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती है और कैसे कैसे ये वर्क करती है। अब आइए अब हम डिटेल जानकारी लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट सांस ले। तो वेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट। ये आंसर डायरेक्ट नहीं है। यस, प्लांट रिक्वायर O2 फॉर रेस्पिरेशन टू अकर एंड दे ऑल्सो गिव आउट CO2। हाँ, प्लांट को भी आवश्यकता होती है O2 की रेस्पिरेशन के दरमियान, और जो प्रोड्यूस करती है CO2 और वो आउट कर देती है इन्वायरमेंट में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। Hence plant have system in the place that ensures the availability of O2। Plant unlike animals have no specialized organ for gaseous exchange। प्लांट में इस तरह की एनिमल की तरह गैसियस एक्सचेंज के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होती है, बट दे हैव द स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स फॉर दिस पर्पस। लेकिन इस पर्पस के लिए प्लांट में स्टोमेटा और लेंटिसेल्स होते हैं। दीज आर सेवरल रीजन व्हाई प्लांट कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। फर्स्ट, ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड्स। हर प्लांट को गैस एक्सचेंज नीड्स की आवश्यकता होती है। दिस इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। यहाँ से बहुत ही कम मात्रा में ट्रांसपोर्ट होती है गैसेस की फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर, यानी एक प्लांट पार्ट से दूसरे पार्ट में। सेकंड, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज की प्लांट को उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रूट स्टेम्स एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट फॉर लोअर देन द एनिमल डू। प्लांट की रूट, स्टेम और लीव्स जो है रेस्पायर करती है और एनिमल से कम रेट पर। तो only during photosynthesis are large volume of gases exchanges and each leaf is well adapted to take care of its own needs during these periods when the photosynthesis availability of O2 is not a problem। O2 की availability problem नहीं होती है photosynthesis के दरमियान। In these cells since O2 is released with the cells, और इन सेल्स में O2 रिलीज होती है। अब थर्ड हम देखते हैं ये डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज। गैसेस जो है मस्ट डिफ्यूज, ये डिफ्यूज करती है इवन इन ए लार्ज बल्की प्लांट इज नॉट ग्रेट। ये बल्की प्लांट में ये भी कोई विशेष बात नहीं होती है। Each living cell in a plant is located quite close to the surface of the plant। ये सरफेस से रिलेटेड मैकेनिज्म होती है जो कि प्लांट के अंतर्गत पाई जाती है। दिस इज ट्रू फॉर लीव्स, ये लीव्स के लिए आवश्यक होती है। यू मे आस्क बट व्हाट अबाउट थिक वुडी स्टेम्स एंड रूट्स। इन स्टेम्स द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए थिन लेयर inside and beneath the bark। They are also opening called lenticels। इसमें ओपनिंग होती है जो कि बार्क के नीचे जो सेल्स पाए जाते हैं जिसे हम लेंटिसेल्स बोलते हैं, वो these cells in the interior and that of the provide only mechanical support।
ये सेल्स डेड होते हैं और ये केवल मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को। Thus most cells of the plant have all list the cells in the interior and that are provide only mechanical support। ये सेल्स जो डेड होते हैं और इंटीरियर में पाए जाते हैं ये केवल मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। Thus most cells of the plant have a released part of their surface in contact with air। यानी प्लांट की बहुत कम पार्ट जो होती है ये कांटेक्ट एयर की कांटेक्ट में होती है। तो दिस इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। ये लूज पैकिंग पैरेन्काइमा सेल्स के होने की वजह से होती है जो कि लीफ में होती है, स्टेम और रूट्स, लीफ स्टेम और रूट्स सभी में होती है। विच प्रोवाइड्स द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसेस, जो एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एयर स्पेसेस की प्रोवाइड करती है। कंप्लीट कंबस्शन of glucose which produces CO2 and H2O as end product yield energy। Most of these is given as heat। अब यहाँ देखते हैं ग्लूकोज जब 6O2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो 6 CO2 दैट मीन्स 6 कार्बन एटम और 6 H2O यानी 6 वाटर मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है और इसमें हीट जो निकलती है रिलीज होती है वही एनर्जी की फॉर्म होती है। In this energy is to be used to the cell। ये एनर्जी ही यूज करी जाती है सेल के द्वारा। It should be able to utilize to the synthesis other molecules that the cell requires। The strategy that the plant shall use is the catabolize and glucose molecule in such a way that not all the liberated energy goes out एज हीट। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटजी होती है वो आपको एनर्जी जो लिबरेटेड होती है ये हीट के रूप में होती है। द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप। यानी ग्लूकोज ऑक्सीडाइज जो होती है ये केवल एक ही स्टेप में नहीं होती बट सेवरल स्मॉल स्टेप्स इनेबल some steps to be just large enough such as the energy released can be coupled to ATP synthesis। इसमें यह स्टेप बाय स्टेप होती है, कुछ स्टेप्स बड़े होते हैं जिसमें कि ATP सिंथेसिस होती है। हाउ इज दिस डन एसेंशियली इन द स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन। ये पहले ही आपको रेस्पिरेशन में जानकारी दी गई है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज्ड एज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। द कंबस्टन रिएक्शंस रिक्वायर्स ऑक्सीजन। और ये जो कंबस्टन रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बट सम सेल्स लिव वेदर द ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं लाइक जो कि जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो कैन यू थिंक सच सिचुएशंस एंड ऑर्गेनिज्म वेयर O2 इज नॉट अवेलेबल देयर आर सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट द फर्स्ट सेल प्लेनेट, ये फर्स्ट सेल प्लेनेट की होती है। O2 की आवश्यकता, देयर आर सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट द फर्स्ट सेल ऑन द प्लेनेट, यही रीजन सफिशिएंट रीजन है और विश्वास के लिए कि प्लेनेट पर जो फर्स्ट सेल होगी उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी। लिव्ड इन द एटमॉस्फेयर दैट लैक्स ऑक्सीजन, यानी बिना ऑक्सीजन के भी वो जीवित थी। तो इवन अमंग प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नो दैट सेवरल दैट अडैप्टेड टू एनारोबिक कंडीशन, और इसे हम एनारोबिक कंडीशन बोलते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, कुछ इसमें से फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। इन एनी केस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में एंजाइमेटिक मशीनरीज के द्वारा ये ऑक्सीडाइज ग्लूकोज को करती है विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की मदद के। दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज पायरुविक एसिड, और इसमें जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो पायरुविक एसिड के रूप में होता है, इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस।
जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो आइए अब हम जानकारी लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। तो glycolysis, the term glycolysis has originated from the Greek word glykos for sugar and lysis for splitting, यानी सुगर की स्प्लिटिंग ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। The scheme of glycolysis was given by Gustav Ambden, ये ऑटो मायरोफ एंड जे पार्नस, ये सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कि इस प्रोसेस के बारे में जानकारी दी है। एंड इज ऑफन रिफर्ड एज ईएमपी पाथवेज, और इसे हम ईएमपी पाथवेज बोलते हैं। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये एक प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में सेल की पाई जाती है। एंड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोस पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स, इस प्रोसेस के अंतर्गत ग्लूकोज में दो पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है और इससे दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड की बनती है। इन प्लांट्स द ग्लूकोज इज डेराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज, इस प्लांट्स में ग्लूकोज जो है ये सुक्रोज के रूप में डेराइव होती है। विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस की एंड प्रोडक्ट होती है। ऑफ फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स के स्टोरेज से। तो सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, सुक्रोज जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। एंड फ्रुक्टोज बाय द एंजाइम, ये ग्लूकोज जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज हो जाती है सुक्रोज, ये एंजाइम की एक्शन से। और इन्वर्टेज एंड दीज टू मोनोसैकेराइड्स रेडिली एंटर द ग्लाइकोलाइटिक पाथवेज, ये दो मोनोसैकेराइड्स जो है एंटर कर जाती है हमारे ग्लाइकोलाइटिक पाथवेज में। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर फोटोफॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होती है ये फॉस्फोराइलेटेड होती है और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में राइज कर जाती है बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम की एक्टिविटी से। दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमेराइज टू प्रोड्यूस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इसके द्वारा ये आइसोमेराइज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाती है। Subsequent steps of metabolism of glucose and fructose are same, ये जो subsequent steps होती है मेटाबॉलिज्म की ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की सेम होती है। The various steps of glycolysis are depicted in figure 12.1, जो कि आपको फिगर 12.1 में दिखाई गई है। In glycolysis a chain of 10 reactions under the control of different enzyme, अलग अलग एंजाइम में ये अलग अलग प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ये 10 स्टेप्स में होती है। टेक्स प्लेस इन प्रोड्यूस पायरुवेट, ये पायरुवेट प्रोड्यूस करती है फ्रॉम ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज से पायरुवेट प्रोड्यूस करती है। While studying the steps of glycolysis, please note that the steps of which utilization or synthesis of ATP, in the case NADP plus H plus takes place, और ये ADP और NADPH प्लस जो है बन करके तैयार होती है। तो यहाँ देखिए इस हम फिगर में दिखाते हैं, इस फिगर में कैसे ये आपको ग्लाइकोलाइसिस की सारी स्टेप्स दिखाई गई है। तो एट फर्स्ट ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन एटम होती है, इससे ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाती है। इस जगह एटीपी जो है कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में, और फिर ये 6 कार्बन इसमें भी होती है, ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाती है। हियर ऑल्सो एटीपी एडीपी में चेंज हो जाती है। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये 6 कार्बन एटम इसमें भी होती है, ये जो है 2 मॉलिक्यूल बनाती है, दैट इज ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट होती है जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स, यानी 3 कार्बन एटम होती है, और दूसरा ट्रायोस फॉस्फेट जिसको हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बोलते हैं, ये भी 3 कार्बन होती है। यहाँ NAD प्लस जो है NADH और प्लस H प्लस में कन्वर्ट होती है।
अब 2 ट्रायोज बाइफॉस्फेट, यही दो मॉलिक्यूल जो ट्रायोज बाइफॉस्फेट की होती है, 1,3 बायो फॉस्फोरो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स इसे हम बोलते हैं। यह 3 कार्बन एटम होती है। यहाँ एडीपी से एटीपी फॉर्म होती है। अब 2 ट्रायोस फॉस्फेट, ये आपको 3 कार्बन की होती है। ये उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम, 2 फॉस्फो ग्लिसरेट बनती है। यहाँ पर वाटर रिलीज होती है और 2 फॉस्फोफेनोल पायरुवेट बनती है और यहाँ से फिर एडीपी एटीपी में चेंज हो जाती है। उसके बाद ये 2 पायरुविक एसिड फॉर्म करती है। तो ये सारे 10 स्टेप्स होती है। इस 10 स्टेप्स से ये ग्लाइकोलाइसिस यहाँ कंप्लीट होती है। तो इसी की इलस्ट्रेशन इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं, कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इनटू द पाथवेज फ्रॉम द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करिए कि कितनी एटीपी बनती है। तो यहाँ देखिए एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो रही थी, ये एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट हो रही थी। यहाँ पर आपको 1 एटीपी बनती है और यहाँ आपको 2 एटीपी बनती है, यानी 2 एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी बनती है, ये ध्यान देने वाली चीज है। तो देयर आर 3 मेजर वेज बाय विच डिफरेंट सेल्स हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूसिंग द ग्लाइकोलाइसिस। दीज आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत होती है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एरोबिक कंडीशंस इन मेनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ये बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में होती है और सिंगल सेल की यूकैरियोट्स में भी होती है। फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O, यहाँ आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है ग्लूकोज की CO2 और H2O में। However, organism adopt Krebs cycle, जबकि ये organism Krebs cycle को adopt करती है, which is also called the aerobic respiration, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। दिस रिक्वायर्स O2 सप्लाई, यहाँ O2 सप्लाई की रिक्वायरमेंट आवश्यक होती है। अब देखिए हम फर्मेंटेशन में आते हैं। फर्मेंटेशन से टू बी ईस्ट इन incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic conditions by set the reactions where pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol। कहने का मतलब हो गया कि फर्मेंटेशन ईस्ट के अंतर्गत जो होती है, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, जो कि एनारोबिक कंडीशंस में पाए जाते हैं, जहां पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में। तो द एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटलिस्ट दीज रिएक्शंस, यहाँ एंजाइम जो है पायरुविक एसिड्स डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटलाइज करती है दिस रिएक्शंस में। अदर ऑर्गेनिज्म लाइक सम बैक्टीरिया प्रोडक्ट्स लैक्टिक एसिड्स, और कुछ बैक्टीरिया में ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है एंड पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड। दीज स्टेप्स इन्वॉल्व आर शोन इन फिगर 12.2, ये स्टेप्स हमारी शो होती है फिगर 12.2 में। इन एनिमल सेल्स ऑल्सो, और कुछ एनिमल सेल्स में भी, लाइक मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये मसल्स में भी होती है एक्सरसाइज के दरमियान। व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट, जहां ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त हो पाती है, मसल्स में जा पाती है। फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा पायरुविक एसिड इज प्रोड्यूस, यहाँ पर पायरुविक एसिड रिड्यूस हो जाती है टू लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड में बाय लैक्टेट हाइड्रोजनेज, ये लैक्टेट हाइड्रोजनेज के द्वारा। तो द रिड्यूसिंग एजेंट NaDH प्लस और H प्लस, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, विच इज रीऑक्सीडाइज, जो कि फिर से रीऑक्सीडाइज हो जाती है NaD में इन बोथ द प्रोसेस, दोनों ही प्रोसेस में। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है कि इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, less than 7% of the energy in glucose to release and not all of it is trapped in high energy bond of ATP. Also the process are hazardous
आइदर एसिड एंड अल्कोहल इज प्रोड्यूस। देखिए यहाँ दोनों इलेक्ट्रिक एसिड और अल्कोहल अल्कोहल की फर्मेंटेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है ये 7% से भी कम एनर्जी होती है ग्लूकोज जो रिलीज करती है, और ये ट्रैप्ड होती है हाई रिलीज बॉन्ड के द्वारा एटीपी के। और ये प्रोसेस जो है बहुत ही हजार्डस होती है यानी हानिकारक होती है। आइदर एसिड एंड अल्कोहल इज प्रोड्यूस, जहाँ की एसिड और अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। अब व्हाट इज द नेट एटीपी दैट इज सिंथेसाइज्ड, कितने एटीपी इसमें सिंथेसाइज होते हैं। तो कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी आर सिंथेसाइज्ड एंड डिडक्टेड द नंबर ऑफ एटीपी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत कितने अल्कोहल इन बीवरेज दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड, तो क्या मात्रा होनी चाहिए अल्कोहल की बीवरेज के रूप में जो नेचुरली फर्मेंटेड होती है, एटीपी का यूज होता है और कितने सिंथेसाइज होता है इसकी कैलकुलेट करने की आवश्यकता है। When one molecule of glucose is fermented to the alcohol of lactic acid, जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज की फर्मेंट हो जाती है अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में, is poison themselves to that when the concentration of alcohol reaches about 13%। ईस्ट भी समाप्त होता है जबकि अल्कोहल की मात्रा 13% जब हो जाती है तो ईस्ट भी समाप्त हो जाता है। तो what when would be the maximum concentration of, तो how do you think alcoholic beverage of alcohol content greater than the concentration are obtained। तो इसमें अल्कोहलिक बेवरेज में अल्कोहल की कंसंट्रेशन की जब ज्यादा हो जाती है तो क्या हो सकता है, देन इट इज कंसंट्रेशन इज ऑब्टेन, जो प्राप्त होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट लीड्स टू बी कंप्लीट ऑक्सीडेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है ऑर्गेनिक सब्सटेंस की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एंड रिलीजेस CO2, और CO2 रिलीज करता है। वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट, जो कि सबस्ट्रेट में प्रेजेंट होते हैं। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज मोस्ट कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म। इस तरह की रेस्पिरेशन की जो टाइप होती है ये हायर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। We will look at these process in the next section. What then is the process by which organism can carry out complete oxidation of glucose? क्या होता है इस प्रोसेस के अंतर्गत जब ऑर्गेनिज्म कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है ग्लूकोज का एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड टू, और जो एक्सट्रैक्ट एनर्जी होती है ये स्टोर टू सिंथेसाइज ए लार्ज नंबर ऑफ एटीपी, ये लार्ज नंबर ऑफ एटीपी में सिंथेसाइज हो जाती है। मॉलिक्यूल नीडेड फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मॉलिक्यूल को आवश्यकता होती है सेलुलर मेटाबॉलिज्म की। इन यूकैरियोट्स दीज स्टेप्स टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये यूकैरियोट्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होती है। एंड रिक्वायर्स O2, और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमारी आज की क्लास ओवर होती है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस।